Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss some previous year questions. तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस मेरी वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी हम लोगों के साथ जुड़ पाएं। तो जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा है फॉर द जून अटेम्प्ट, उनके लिए एक न्यू अपडेट है। अपडेट क्या है? हमारी मंडे से जो है वो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। उस लाइव क्लास में हम एक कंसेप्चुअल क्लास करेंगे और एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को होने वाली है कंसेप्चुअल क्लास एंड ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। तो हमारे साथ जुड़िए सारी लाइव क्लासेस में ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाए। तो जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं ये पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इनके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और प्रैक्टिस से पहले आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियरिटी जिस स्टूडेंट को नहीं है या जो कंसेप्ट्स पढ़ना चाहता है वो मेरी प्लेलिस्ट जाकर देख सकता है। चैनल में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। तो कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके टॉपिक को देख सकते हैं और साथ साथ हमारे साथ मंडे को लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। तो अब हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड सिम्टम्स के एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बताने हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? इट इज विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है उसके सिम्टम्स आपको बताने हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे? जिंजिविटिस, डिलेड वुंड हीलिंग, एंगुलर स्टोमैटिटिस, पेटिचियल हैमरेज या फिर टैकीकार्डिया। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें से आपको बताना है कि विटामिन सी के कौन से सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ। ठीक है, इसका इन सभी का क्या मतलब है मैं इसका हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले जिंजिविटिस। जिंजिविटिस का मतलब क्या होता है? दिस इज विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। जिंजिविटिस क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स के इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है? जिंजिविटिस। डिलेड वुंड हीलिंग, मतलब यहाँ पर जो घाव है वो देर से भरता है। एंगुलर स्टोमैटिटिस क्या होता है? ये होता है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से, जिसमें माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्रैक्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं एंगुलर स्टोमैटिटिस में, राइट। उसके बाद पेटिचियल हैमरेज में क्या होता है? स्किन के अंडर जो है ब्लीडिंग के स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पॉट्स ऑफ ब्लीडिंग, ऐसे आप सब चीजें लिख सकते हैं ये अपनी नोटबुक में। स्पॉट्स ऑफ ब्लीडिंग अंडर द स्किन, स्किन के नीचे जो है वो स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेटिचियल हैमरेज। टैकीकार्डिया में रैपिड हार्ट बीट, बहुत तेज तेज हार्ट जो है वो बीट करने लगता है। तो रैपिड हार्ट बीट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज टैकीकार्डिया। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको लर्न करनी है। बाकी जो सिम्टम्स है, जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड की कमी के लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन से लक्षण है? मसूड़े की सूजन, घाव भरने में देरी होना, एंगुलर स्टोमैटिटिस, पेटिचियल रक्तस्राव या फिर टैकीकार्डिया। तो ये सारे सिम्टम्स आपको मालूम होने चाहिए। तो जिंजिविटिस जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसमें जिंजिविटिस आता है, डिलेड वुंड हीलिंग आती है एंड पेटिचियल हैमरेज। मतलब अगर बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो गम्स में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी, मसूड़े में सूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, देर से घाव भरेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्किन के अंडर है, जैसे स्पॉट पड़ जाते हैं ना, अगर कोई घाव हुआ है उसके स्पॉट पड़ जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ब्लीडिंग के स्पॉट्स नजर आने लगते हैं स्किन पे। ठीक है, तो ये कुछ एस्कॉर्बिक एसिड के सिम्टम्स हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
BMR इंक्रीजेज विद एज एंड रीचेज हाईएस्ट इन द ओल्ड एज। क्या BMR जो है एज के साथ बढ़ता रहता है और ओल्ड एज में सबसे हाई हो जाता है? ये गलत है, ठीक है। BMR का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है वो कैसे कैरी आउट हो रही है, ठीक है, किस रेट पे वो रिएक्शंस जो है वो कैरी आउट हो रही है, उसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि एज के साथ इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। एज के साथ ये BMR डिक्रीज होता है और ओल्ड एज में लो हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। फिजिकल इलनेस डज नॉट अफेक्ट BMR। क्या फिजिकल इलनेस BMR को इफेक्ट नहीं करती है? तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर इल है सपोज आपको फीवर है ना, तो उसमें BMR रेट कम हो जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसी डिजीज मतलब इलनेस से BMR का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारे आते हैं कौन से टॉपिक से रिलेटेड है कि BMR को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो BMR को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिजिकल इलनेस, ठीक है, जेंडर, क्योंकि अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो मेल के कंपैरिजन में BMR रेट ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू द फीमेल बिकॉज ऑफ द बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है, दोनों का बॉडी कॉम्पोजिशन अलग होता है। इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि BMR जो है एज के साथ कम होता रहता है और फिजिकल इलनेस अगर कोई बीमार है तो BMR उसको भी अफेक्ट करता है। क्लियर? तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपर्पस फूड्स आर। मल्टीपर्पस फूड कौन से होते हैं? स्पेशली प्रिपेयर्ड, न्यूट्रिशियस, चीप और हेल्दी। सबसे पहले अगर मैं मल्टीपर्पस फूड की बात करूं तो मल्टीपर्पस फूड होता है जो मल्टीपर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें ब्लेंडेड फूड है, सप्लीमेंट्री है, फंक्शनल है, फोर्टिफाइड है, ये सारे मल्टीपर्पस होते हैं, ठीक है। जैसे फोर्टिफाइड फूड हो गए जिनको मल्टीपर्पस के लिए यूज करते हैं, फोर्टिफाइड हो गए, ठीक है, ब्लेंडेड फूड हो गए, फंक्शनल फूड, ठीक है। तो ये सारे कौन से होते हैं? मल्टीपर्पस फूड होते हैं। इवन जो सप्लीमेंट्री फूड होते हैं वो भी मल्टीपर्पस फूड में ही आते हैं, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फूड, फोर्टिफाइड फूड, ब्लेंडेड फूड एंड फंक्शनल फूड, ऑल दीज आर द मल्टीपर्पस फूड। इसलिए सारी स्टेटमेंट, ये सारे जो ये दिए हुए हैं स्पेशली प्रिपेयर्ड, न्यूट्रिशियस, चीप, हेल्दी, ये क्या है? सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि मल्टीपर्पस फूड को मल्टीपर्पस के लिए यूज करते हैं और मल्टीपर्पस के जब हम यूज करते हैं, जैसे फोर्टिफाइड फूड है, फंक्शनल फूड है, ये सारे न्यूट्रिशन की कमी को भी हमारी बॉडी में पूरा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच मिनरल इज फाउंड इन इंसुलिन। इंसुलिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, जिंक, क्लोरीन, आयोडीन या पोटेशियम। तो कौन सा मिलता है? जिंक, ठीक है, याद रखना जिंक जो है वो इंसुलिन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन सिम्टम्स ऑफ बेरी-बेरी। बेरी-बेरी के कौन से सिम्टम्स होते हैं? बेरी-बेरी क्या है? बेरी-बेरी जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो बेरी-बेरी में वेट लॉस होता है, वीकनेस एंड पेन इन द लिम्ब, इररेगुलर हार्ट रेट एंड ऑल ऑफ द अबव। सारे सिम्टम्स ये किसके हैं? बेरी-बेरी के हैं। इसमें मैं अगर बेरी-बेरी के बारे में डिस्कस करूं, मैं टाइप्स के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो टाइप्स कितने होते हैं बेरी-बेरी के, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेरी-बेरी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेरी-बेरी। एक वेट बेरी-बेरी होता है, एक ड्राई बेरी-बेरी होता है एंड थर्ड वन इज इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। ठीक है, अब इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है? जो वेट बेरी-बेरी है वो किसको अफेक्ट करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में वेट बेरी-बेरी है तो वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, मेनली हार्ट को अफेक्ट करेगा। बहुत रैपिड हार्ट बीट होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है आपको सांस नहीं आएगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगा वेट बेरी-बेरी के केस में। मींस ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। फास्ट बीट हो गई, लेग्स स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे सिम्टम्स होते हैं वेट बेरी-बेरी में। नाउ कमिंग टू द
ड्राई बेरी जो ड्राई बेरी है ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है। ये किसको अफेक्ट करती है? ब्रेन पार्ट को, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ड्राई बेरी, जिसमें हाथ पैर में नंबनेस होने लग जाती है, सुन पड़ने लग जाते हैं हाथ पांव, वो स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है लेग्स में, और पेन होने लगता है, कंफ्यूजन होने लगता है। दिस इज द सिम्टम ऑफ ड्राई बेरी। इनफेंटाइल बेरी जो है ये बेबी में देखा जाता है। अगर मदर जो ब्रेस्ट फीड करती है, अगर मदर की बॉडी में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी है और वो ब्रेस्ट फीड करें तो बेबी के में भी वो डेफिशिएंसी पास हो सकती है। तो इस तरीके की बेरी को बोला जाता है इनफेंटाइल बेरी जो कि बेबी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये 3 तरीके की बेरी होती है, वेट, ड्राई और इनफेंटाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। तो उसमें जो ऑप्शन डी है सारा सभी चीजें करेक्ट हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? मिल्क जो है कंप्लीट फूड है और इसमें ए और डी भी हम ऐड करते हैं। तो मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है, करेक्ट है, क्योंकि मिल्क में सारे क्या मिलते हैं आपको? न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, इसलिए जो मिल्क है उसको एक कंप्लीट फूड कंसीडर किया जाता है। इसमें ए और डी को हम ऐड कर सकते हैं, इसी एडिशन को क्या बोला जाता है? फोर्टिफिकेशन, ठीक है। मैंने आपको एक क्लास में डिफरेंस बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट। तो फोर्टिफिकेशन में क्या आता है? जब भी हम विटामिन और मिनरल्स को ऐड करते हैं, दिस इज द फोर्टिफिकेशन। एंड एनरिचमेंट में जो न्यूट्रिएंट खत्म हो गया है उसको हम दोबारा से ऐड कर रहे हैं, तो वो एनरिचमेंट। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट कौन सी है? करेक्ट है कि स्टेटमेंट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड और मिल्क में क्या होता है? ए एंड डी। क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? बैलेंस डाइट शुड हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्या बैलेंस डाइट में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट होना चाहिए? नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। बैलेंस डाइट शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज, मीन्स यहाँ पर क्या है? रफेज में डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, यहाँ पर डाइटरी फाइबर्स भी होने चाहिए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली सेकंड, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमेशा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका हम बैलेंस करके चलते हैं, इसलिए उसका नाम बैलेंस डाइट है, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट में रफेज होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए, नहीं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर फैट और कार्बोहाइड्रेट हुए तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में बढ़ा सकते हैं। संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में कच्चा चारा होना चाहिए, ठीक है। जो रफेज होता है डाइटरी फाइबर, वो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। कैसे अरेंज करोगे इनको सीक्वेंस में? डिस्ट्रीब्यूट टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी रिक्वायर्ड डिसाइडेड बिटवीन द मील, कितना कैलोरी चाहिए मील्स के बीच में। डेली का आपको डाइट बनाना है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, फिर इंडिविजुअल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखनी है कि किसको कितनी जरूरत है डाइट की, और मील्स को डिसाइड करना है। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मील प्लानिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन किससे है? मील प्लानिंग से है, कि हम मील प्लानिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अगर किसी की मील प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हिज और हर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। पहले यहाँ पर हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ठीक, किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। फिर हम क्या चेक करेंगे कि मील्स कौन सी देनी है, नंबर डिसाइड करेंगे मील्स का। उसके बाद कितनी कैलोरी चाहिए, टोटल अमाउंट में कैलोरी देखेंगे कितनी अमाउंट में कैलोरी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम डेली का डाइट जो बनाएंगे उसमें देखेंगे कौन सा हमें ग्रुप ऐड करना है स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स में। जैसे जब हम मील प्लानिंग करते हैं ना तो हम पूरी फूड एक्सचेंज लिस्ट लेते हैं, उसमें फ्रूट का आता है ग्रुप, वेजिटेबल का आता है, और उसमें क्या नट्स है, ऑयल सीड्स है, कितनी अमाउंट में हमें कितना एक्सचेंज उसमें देना है, तो ये सब चीजें लिखी रहती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस इंडिविजुअल की या पर्सन की नीड कितनी है, उसके बाद उसके मील्स कितना उसको कंज्यूम करना है उसका नंबर, फिर कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और उसके बाद हम डेज वाइज क्या करेंगे, उनकी डाइट प्लान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, consider the following statement. Enzyme act as a catalyst in digestion process.
क्या एंजाइम कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है? बॉडी सीक्रेट डिफरेंट केमिकल्स टू डाइजेस्ट द फूड। बॉडी जो है डिफरेंट केमिकल सीक्रेट करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि एंजाइम है कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और कैटलिस्ट की तरह जब एंजाइम एक्ट करता है तो वो रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो स्पीड अप द रिएक्शन। एंजाइम हमेशा रिएक्शन को स्पीड अप करता है, इसलिए एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है फॉर द डाइजेशन। जैसे अमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज है फैट को डाइजेस्ट करते हैं, तो सिमिलरली एंजाइम को हम कैटलिस्ट की तरह देखते हैं, क्योंकि बॉडी जो है डिफरेंट केमिकल सीक्रेट करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इधर करेक्ट हो जाएगी आएगी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the 10th question, arrange the following in correct sequence। इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, कैसे लगाओगे करेक्ट सीक्वेंस में? ये है डाइजेशन का पार्ट। ठीक है, जब हम फूड खाते हैं तो फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। Juices are secreted from digestive organ gland, food intake from the mouth, enzyme break down the food and food passes through the esophagus। तो कैसे हम इसको अरेंज करेंगे? सबसे पहले फूड इनटेक फ्रॉम द माउथ। ठीक है, माउथ में फूड आएगा, देन इट पासिस थ्रू द एसोफेगस, एसोफेगस से पास होता है, फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन ग्लैंड्स में जाके जूसेस सिक्रीट होते हैं, और लास्ट में एंजाइम क्या करता है? उस फूड को ब्रेक डाउन करता है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर फूड कहाँ जाता है? माउथ में जाता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस पढ़ाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ये डाइजेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले जो फूड है वो कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। ठीक है, जब आप माउथ में क्या करोगे? क्रशिंग, इसको टीयर अप करोगे, फूड को चबाओगे, च्यू करोगे, तो उसमें क्या होगा? जो अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम है, ये क्या करता है? इसकी डाइजेशन करता है। ठीक है, माउथ में जो अमाइलेज और टाइलिन, ये सलाइवरी उसमें मिलता है, सलाइवा में मिलता है। ठीक है, ये क्या करेगा? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। क्या चीज डाइजेस्ट करेगा? ये कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मीन्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे? वो सिंपल शुगर में। ठीक है, उसके बाद माउथ कहाँ जाएगा? इट इज पास थ्रू द एसोफेगस, ये एसोफेगस से पास होगा। राइट, ये किससे पास होगा? एसोफेगस से पास होगा। इस एसोफेगस में होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें फूड जो है इजीली पुश डाउन हो सकता है, तो इसकी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देन द फूड पासिस थ्रू द एसोफेगस, कहाँ पर आएगा? ये स्टमक में आएगा। ठीक है, स्टमक में जो एंजाइम प्रेजेंट रहेंगे, कौन से? काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, ये सब क्या करेंगे? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। और जो लाइपेज रहेगा वो किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। ठीक है, और फैट को ब्रेक डाउन कर देगा किसमें? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। इसमें जो ये फैट है ये ब्रेक डाउन होके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर जो फूड है वो कहाँ पास होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये फूड का कंप्लीटली ब्रेक डाउन है। ठीक है, जो कंप्लीटली फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट रहते हैं जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। फूड नहीं लिख सकते, न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हैं, जो कि जो न्यूट्रिएंट्स जो बचे हैं, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे यहाँ पर लिवर भी होता है, गॉल ब्लैडर में भी जाता है। ठीक है, वो आपको इतना नहीं पढ़ना, जस्ट मैं एक बेसिक बता रही हूँ। देन फूड पास कहाँ होता है? स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, जहां पर जो वाटर वगैरह है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन जो वेस्ट बचता है वो रेक्टम में जाता है,
और कुछ टाइम के बाद रेक्टम में रहने के बाद एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। जो वेस्ट होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट वो सब बाहर आ जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो क्या था कि माउथ में, मतलब जो ये क्वेश्चन था किस तरीके से हम इनको ये अरेंज करेंगे डाइजेशन के स्टेप्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। माउथ में क्या है, टाइलिन और अमाइलेज जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। मतलब स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये सिंपल शुगर कौन सी होती है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, देन स्टमक में जाता है जहाँ पे बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शन होता है, प्रोटीन फैट ये सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के थ्रू फिर फूड जो है वो बाहर आ जाता है अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल। तो दिस इज अ बेसिक स्टेप ऑफ डाइजेशन। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर्स मोर कैलोरीज देन अ जनरल एडल्ट वुमेन। क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा कैलोरीज चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, प्रेगनेंसी में कैलोरी नीड यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम हमेशा ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में कैल्शियम और मिनरल्स, जितने भी वाइटामिन मिनरल्स है या आयरन है बेसिकली, उनकी अमाउंट बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए, मीन्स डबल हो जाती है, इसलिए कैल्शियम कम नहीं ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए वाली स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। Consider the following statement. Root vegetable do not suffer much loss of nutrient by the wet or dry method of cooking. Skin prevent bleaching. पूछा जा रहा है इसमें कि अगर हम जो रूट्स वाली वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, रेडिश है, ठीक है, इनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट का कम नहीं लॉस नहीं होता है जब भी हम उसमें वेट और ड्राई मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन में क्या हो जाता है, कुकिंग से लीचिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ऐड करते हैं पल्सेस में कुकिंग के लिए तो वो प्रिजर्व करता है कलर को और थायमिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ही क्या है, करेक्ट है। जितनी भी रूट्स वाली वेजिटेबल है, कैरेट, रेडिश, है ना, इनमें क्या है, अगर हम इनमें न्यूट्रिएंट्स इनको अगर हम कुक करते हैं वेट या ड्राई मेथड से, जो मैंने आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग में पढ़ाया है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा लॉस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोडा बाइकार्बोनेट को पल्सेस में ऐड करते हैं तो वो कलर को प्रिजर्व करता है और थायमिन को डिस्ट्रॉय करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज मेल हैव हाई बीएमआर देन फीमेल्स। अभी आपको मैंने क्वेश्चन में भी कराया था। ठीक है, मेल परफॉर्म मोर फिजिकल वर्क देन फीमेल्स। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज होती है मेल्स के एज कंपैरिजन टू द फीमेल, और बॉडी कॉम्पोजिशन पे भी ये वेरी करता है बिकॉज मेल और फीमेल में दोनों का बॉडी कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी क्या है इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेंस्ड डाइट शुड हैव वैरायटी एंड शुड नॉट बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हैबिचुअल डाइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट जो है वो उसमें हम वैरायटी ऐड करते हैं और जो हमारी नॉर्मल डाइट है उससे डिफरेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हैबिचुअल डाइट कंसिस्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। क्या जो हैबिचुअल डाइट है जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, क्या उसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज्यादा होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हैबिचुअल डाइट में भी लोग आजकल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए नॉर्मल अमाउंट में सब न्यूट्रिएंट का कंजप्शन करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी गिविंग फूड ऑफ द बॉडी इज परफॉर्म बाय वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या एनर्जी गिविंग फंक्शन जो विटामिन से मिलता है हमें एनर्जी गिविंग फंक्शन? नहीं, एनर्जी किससे मिलती है, कार्ब और प्रोटीन से, सॉरी फैट से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। शरीर को ऊर्जा देने का कार्य मुख्यतः विटामिन द्वारा किया जाता है, विटामिन नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या मिलती है, एनर्जी। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, प्रोटीन। द एनर्जी रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ दीज टू न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज हेल्पफुल इन परफॉर्मिंग द वेरियस एक्टिविटीज। क्योंकि जब जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी रिलीज होती है तो वही हमें क्या करती है, हेल्प करती है कि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके। जो भी हम डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना, कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से ही मिलती है। इसलिए रीजन करेक्ट है, लेकिन असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये थे गाइस कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मंडे को मिलेंगे लाइव क्लास में, जिसमें हम यूनिट 1 के कुछ कंसेप्चुअल क्लास लेंगे और कंसेप्ट्स कुछ जो है शॉर्ट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा फ्रॉम मंडे एट 10:30 AM। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।